आज एक बहुत रहस्य भरी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने बिना दाना पानी 438 दिन यानी लगभग 14 महीने समंदर के बीच में बिताए। कैसे वो वहां फंस गया था, फिर कैसे वो जीवित रहा और कैसे वो ठीक ठाक हालत में यानी जीवित हालत में किनारे तक पहुंचा। ये कहानी आपको इसलिए सुननी चाहिए ताकि आपके जीवन में कभी भी अगर कोई परेशानी आए, आप इस कहानी को सुन लीजिए। यकीन मानिए आप उस परेशानी को बहुत छोटा समझने लगेंगे। हम और आप में से ज्यादातर लोग एक कमरे में अगर 2 दिन के लिए बंद हो जाएं तो दम घुटने लगे। 4 दिन किसी से बात न करें तो ऐसा लगे सांस नहीं आ रही है। लेकिन ये शख्स अपनी जीती जागती अवस्था में 438 दिन तक समंदर के बीच में रहा। ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2012 को, जब मैक्सिको के समुद्र में एक मछुआरे का काम करने वाला जोस साल्वाडोर नाम का शख्स रोजाना की तरह अपनी नौका में मछली पकड़ने जाता है। ये वो 15 साल से कर रहा था और वो उसका रोजी रोटी कमाने का यही जरिया था। उसका एक मालिक था जो नौका का मालिक था, वो उसे नौका देता था। वो 2 से 3 दिन समुद्र में बिताता था और उसके बाद जो मछली पकड़ कर लाता था उस पर उसे कमीशन मिलता था। ये उसका 15 साल से काम था और उसे समुद्र में जाने की, समुद्री तूफानों को देखने झेलने की बहुत अच्छी एक उसकी लंबी एक्सपीरियंस भी रही थी। चलने लगता है तो वो हमेशा अपने साथ एक हेल्पर को या किसी दोस्त को साथ लेके जाता था। लेकिन इस बार उसके दोस्त ने, जो अक्सर उसके साथ जाता था, अपना कोई कारण बताया कि इस कारण से मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम किसी और को ले जाओ। तो वो एक 20 साल के लड़के कोबोडो को अपने साथ लेकर जाता है। अब जब ये रवाना होते हैं अपनी नौका में, इनकी नौका की भी आपको डिटेल बता देता हूँ। इनकी जो नौका है वो नाव है एक लकड़ी की बनी हुई जो करीब 23 फुट लंबी है, जिसमें ऊपर कोई झंडा वगैरह नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि ऊपर एक झंडा जैसा लगा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैट नाव है 23 फुट की और इसमें कुछ सामान ये अपने साथ लेकर निकलते हैं, जिसमें करीब 90 किलो ये अपने साथ आइस लेके जा रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन लगेंगे, मछली पकड़ेंगे, मछली खराब ना हो जाए, इसलिए करीब 90 किलो इनके पास बर्फ है। 70 गैलन करीब इनके पास गैसोलीन है। 16 गैलन पीने का पानी है, क्योंकि समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते। और एक जीपीएस सिस्टम है जिससे पता करेंगे कि कहाँ पर है। एक सेल फोन है जिसको प्लास्टिक में लपेटा हुआ है ताकि वो खराब ना हो। और एक 2 वे रेडियो है जिससे ये अपने मालिक से, जो नौका का मालिक है, उससे बात करेंगे। अब 18 नवंबर को निकलते हैं जोस साल्वाडोर और कोबोडो, जो 20 साल का लड़का है। 2 दिन ये अच्छे से मछलियां पकड़ते हैं और करीब 500 किलो ये मछलियां पकड़ते हैं और उनको वो बर्फ में डाल देते हैं। तीसरे दिन इन्हें लौटना था। तीसरे दिन जब ये लौटने लगते हैं तो ये देखते हैं कि करीब 50 मील की दूरी पर है ये तट से, मैक्सिको में। लौटने लगते हैं, 50 मील की दूरी है, तो उनको लगता है कि करीब आधे दिन से ऊपर हो जाएगा तो पार कर लेंगे। लेकिन तभी समुद्र में अचानक तूफान आ जाता है। अब ऐसे तूफान जो साल्वाडोर ने बहुत देखे हुए थे, 15 साल से मछलियां पकड़ रहा था, तो समझता है तूफान कुछ समय में शांत होगा। लेकिन इस बार तूफान कुछ ज्यादा ही भयानक है और ये इन्हें लगता है रास्ता भटक रहे हैं। ये जीपीएस पे देखने की कोशिश करते हैं तो जीपीएस काम नहीं करता। अच्छा, जब ये अपने रेडियो को लेकर निकले थे तो 50% बैटरी के साथ निकले थे और इनके लिए 50% बैटरी काफी होती थी, 3 दिन 4 दिन तक चल जाती थी। तो उस बार चार्ज नहीं की थी, 50% बैटरी थी। फिर ये 2 वे रेडियो पर अपने मालिक को बताता है कि भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ, तूफान आ गया है। मालिक कहता भाई देखो आसपास कोई जहाज जा रहा होगा, कुछ होगा। कहता नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और मैं जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। मालिक कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, रेडियो की भी बैटरी डेड हो जाती है। अब रेडियो की बैटरी डेड हो चुकी है, जीपीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, रास्ता ये भटक चुके हैं और 3 दिन के ऊपर हो गया है। अच्छा, खाना भी ये 3 से 4 दिन का अपने साथ लेकर निकले थे, जो खाना भी अब लगभग खत्म होने के किनारे पर आ गया है।
सब कुछ किनारे पर है, बस एक ही चीज किनारे पर नहीं है, इनकी नौका जो बीच समंदर में है। और इन्हें नहीं पता, ये दिशा भूल भी कर चुके हैं, दिशा भ्रमित हो चुके हैं कि ये उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं कि दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ पानी ही पानी है चारों तरफ, और कोई इंसान, कोई जहाज, कुछ नहीं दिखता। अब होते होते 5-7 दिन बीत जाते हैं। अब इनकी हालत थोड़ी खराब होने लगती है, क्योंकि खाना नहीं है, हवाएं तेज चल रही हैं, किनारा कहीं समझ नहीं आ रहा, राइट में बढ़ें, लेफ्ट में बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ें, पीछे की तरफ बढ़ें, हवाएं तेज हैं, नौका पर कंट्रोल नहीं है, नौका अपने हिसाब से चलती चली जा रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जोस साल्वाडोर के साथ, जो कि 15 साल से मछली पकड़ने का अनुभव रखते हैं। अब इनको पहले तो ये समझ में आता है कि हमें अब कुछ खाने के लिए चाहिए। अच्छा, अब खाएं क्या? इनके पास पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। मछली पकड़ने के जाल के अलावा इनके पास बड़े बड़े 2 चाकू होते हैं। अब चाकू से कुछ काट भी लें तो खाएं कैसे? पहला इनको ये लगता है कि हमें अब ये मछली जो है, क्योंकि अब बर्फ की भी हालत खराब, बर्फ भी मतलब खत्म पर आने पर आ गई है, पिघल चुकी है, तो सबसे पहले तो जो 500 किलो मछली है उसको ये पानी में डाल देते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा ये मछली हमें पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, मछली पहले ही खराब होने लगी है, तो बेहतर है कि हम नौका का वजन थोड़ा हल्का करें। अच्छा, ये भी एक खतरनाक काम रहता है कि बीच समंदर में अगर आप नौका से मछली फेंकते हैं तो बहुत सी समुद्री शार्क वगैरह आती हैं, वो हमला कर सकती हैं, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने पहले तो नौका को हल्का किया। अब सवाल ये कि प्यास भी लगने लगी, समंदर का पानी आप पी नहीं सकते, बारिश हो नहीं रही है, पानी खत्म हो चुका है। इस बीच भूख लग रही है, तो ये मेंढक पकड़ पकड़ के खाने लगे। जो मेंढक आते थे ऊपर, उनको पकड़ लेते थे, खा लेते थे। अब बिना पकाए कभी ऐसा खाया भी नहीं, लेकिन वही है कि पेट की भूख, क्या करे इंसान, मेंढक खाने लगते हैं, प्यास भी लग रही है, तो समंदर का पानी मजबूरी में पीते हैं। अब समंदर का पानी खारा, वो गले में खराश, और गले को पूरा जख्मी कर रहा है, वो रैशेस आ रहे हैं गले पर। क्या किया जाए? होते होते नौबत ये आ जाती है कि इन्हें अपना ही यूरिन पीना पड़ता है, क्योंकि प्यास लग रही है, पानी है नहीं, समंदर का पानी पी नहीं सकते, खाने को कुछ मिला नहीं, और कई दिन बीत चुके हैं। दिन का हिसाब भी वो ऐसे लगा रहे हैं कि जब चांद दिखता था तो हिसाब लगाते थे कि अच्छा ये 7वीं बार चांद दिखा, लकीरें खींचते जा रहे थे नाव के ऊपर। होते होते 1 महीना बीत गया। अब ये जो लड़का है इनके साथ, कोबोडो, इसकी हालत खराब हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसने ये सब कभी किया नहीं है। ये तो तब भी 15 साल से कर रहा था, इसकी तो उम्र ही 20 साल है। एक दिन लगभग महीना बीत जाता है इसी तरह मेंढक खाते, यूरिन पीते, किसी आस उम्मीद में कि कोई तो आएगा, कोई तो देखेगा, कोई जहाज निकलेगा। एक दिन ये देखता है कि कोबोडो बिल्कुल बेसुध पड़ा है, वो उसे काफी झकझोरता है, और उसे समझ में आ जाता है कि कोबोडो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक बहुत हद तक जोस साल्वाडोर को हिम्मत मिल रही थी कोबोडो से बात कर करके, लेकिन अब वो भी बात नहीं कर रहा था। तो वो करीब 4 दिन तक उसकी लाश से ही बातें करता रहता है। 4 दिन बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि अब ये नहीं उठेगा, और अगर इस तरह मैं इससे बात करता रहा तो शायद मैं भी पागल हो सकता हूँ, इसलिए वो ये बड़ा मन पक्का करता है और उसकी लाश को पानी में फेंक देता है। अब ये अकेला है, तूफान आ रहे हैं, अलग अलग तरह की हवाएं चल रही हैं, नौका पर कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं से कोई आवाज नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं दिख रहा, दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी और पानी। लेकिन इसके मन में इच्छा थी कि मैं एक दिन अपने घर जरूर पहुंचूंगा, और ये बस इसी तरह अपने दिन बिताता है। कई बार खुद को दिलासा भी देता है कि नहीं, मैं बच गया हूँ, मेरी जान बचा ली गई है, मैं कहीं का राजा बन गया हूँ, मेरे साथ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं राज कर रहा हूँ, इस तरह के ख्याल। क्योंकि जब आपके शरीर में सोडियम की कमी होने लगे, अलग अलग मिनरल्स की कमी होने लगे, तो दिमाग पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। आप कुछ का कुछ सोचने और देखने लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता। कई बार आपको रोशनी अंधेरा लगती है, अंधेरा रोशनी लगता है, रात दिन लगता है, दिन रात लगता है, क्योंकि इंसानी जो सेंसेस हैं वो काफी
असर करने लगते हैं। ऐसा होते होते कभी बेहोश हो जाता है, कभी से नींद आ जाती है, थकान भी होती है, वही नौका में बैठा हुआ है, महीनों हफ्तों बीत गए हैं। फिर वो बातें याद कर रहा है जो कोबोड़ो से किया करता था। कोबोड़ो अक्सर उससे कहा करता था कि हम दोनों में से जो भी बच जाएगा वो एक दूसरे के घर जाएगा। कोबोड़ो ने कहा था कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, इस वजह से मैं उससे नाराज हूँ, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ और तुम मेरे घर जाओ तो कहना मैंने वो नाराजगी छोड़ दी है। उसी तरह ये कोबोड़ो से कहता था कि मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तुम अगर जाओ और मैं ना बचूं तो यही कहना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी तमाम बातें वो याद कर रहा था। एक बार ऐसा होता है कि बहुत दिन बीत चुके हैं, उसको अंदाजा भी नहीं है कितने दिन बीत चुके हैं। उसको अचानक परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है और ये पहली बार था। तो उसको लगता है, क्योंकि इतने समय से वो समुद्र में जा रहा था, तो उसे पता है कि परिंदों की चहचहाहट का मतलब है कि आसपास कहीं जमीन है। वो देखता है तो उसे थोड़ी दूर पर एक टापू दिखाई देता है। अब नौका उस टापू तक पहुंचेगी या नहीं, इसके अंदर जान भी नहीं है, क्योंकि इतने समय से कुछ खाया नहीं है। आंखें भी क्या देख रही हैं, क्या समझ पा रहा है, वो भी गड़बड़ हो चुका है मामला। ये किसी तरह टापू को देखकर अपनी नाव से छलांग लगा देता है और उल्टे सीधे हाथ पैर मारता हुआ ये उस टापू पे पहुंच जाता है। टापू पे पहुंचकर ये बेहोश हो जाता है। अब ये जो टापू है ये असल में न्यूजीलैंड के पास एक टापू है, जहां पर एक कपल है जो नारियल की खेती करता है और अक्सर यहाँ आता रहता है। उस कपल की नजर इसकी बॉडी पर पड़ती है जो उल्टा ये पड़ा हुआ है। वो पास जाते हैं, देखते हैं तो डर जाते हैं इसे देखकर। उसकी वजह यह है कि इसे तो पता नहीं है 14 महीने हो चुके हैं, इसकी दाढ़ी, इसके बाल, इसके फेशियल हेयर इतना बढ़ चुके हैं कि मतलब एक इंसानी रूप में बहुत ही अलग सा चेहरा दिख रहा है। एड़ी सूजी हुई है, शरीर पर सिर्फ हड्डियां हैं, कहीं कोई चर्बी नहीं है, बिल्कुल कंकाल जैसी हालत है, एक कंकाल जिसको बहुत बड़ी दाढ़ी और बाल है। फिर वो कपल डॉक्टर को बुलाते हैं, इसका थोड़ा सा इलाज होता है, तो उसके बाद ये बोलना शुरू करता है। और ऐसा कहते हैं वो कई घंटों तक बोलता रहा, क्योंकि वो इतने दिन तक बोला ही नहीं था। कोई इंसान जो 14 महीने से चुप है, जिसने कुछ बात बताई नहीं, जो भूखा भी है, जो प्यासा भी है। अच्छा, इस बीच उसको पानी का मौका जरूर मिल गया था, क्योंकि एक बार बरसात हुई थी, तो उस बरसात में इसने बारिश का पानी उस कंटेनर में भर लिया था जिसमें वो बर्फ भर के लाया था। तो वो पानी इसने पिया हुआ है, लेकिन उस पानी को पिए हुए भी महीनों बीत गए। एक ही बार बारिश हुई है। डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, फिर इसकी भाषा समझी जाती है, पता चलता है कि ये मैक्सिको के पास का है और ये तो वो न्यूजीलैंड पहुंच चुका है। मैक्सिको से न्यूजीलैंड की दूरी है करीब 8,800 किलोमीटर। और आप मानकर चलिए कि न्यूजीलैंड एक सिरा है, मैक्सिको दूसरा सिरा है दुनिया का, और 14 महीने बीत चुके हैं इसको। फिर अमेरिका के एक हाई कमिश्नर वहाँ पर थे जो वहाँ इसको देखने पहुँचते हैं। फिर इसकी बात दुनिया तक पहुँचाई जाती है, मीडिया में खबरें आती हैं। करीब 1 महीने तो इसका वहीं न्यूजीलैंड में ही इलाज चलता है, तब ये जाने लायक होता है मैक्सिको। और बहुत सारी हिदायतें डॉक्टर देते हैं कि एक तो इसे कभी अकेला ना छोड़ा जाए, इसे कभी पानी में ना भेजा जाए, और अकेला अगर छोड़ा जाए तो कुछ भी कर सकता है अपने साथ। फिर इसे मैक्सिको भेजा जाता है। फिर ये मैक्सिको में अपने घर जाता है। जाहिर है घर वाले सब देखकर खुश होते हैं, इसकी हालत देखकर दुखी भी होते हैं। फिर ये कोबोड़ो की माँ के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है और कहते हैं कि कोबोड़ो की माँ के पास जाकर ये 2 घंटे बैठा रहा, हर वो बात बताता रहा जो उसने उस 1 महीने के दौरान कोबोड़ो से की थी, और जो कुछ भी वो सोचता था अपनी माँ के बारे में, सारी बातें उसने बताई। और कहते हैं कि 2014 में करीब ये मिला था, 2012 के नवंबर में गायब हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि उसके बाद से अभी तक उसे अकेला नहीं छोड़ा गया है। हालांकि बहुत सारी एनजीओ ने उसकी मदद की। अब वो समंदर में तो जाता नहीं है, लाइट ऑन करके सोता है, अंधेरे से बहुत डरता है, पानी से बहुत डरता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी मैं आपके लिए इसलिए सुना रहा हूँ कि 438 दिन बिना खाने के रहना, बिना पानी के रहना, बिना किसी से बात किए रहना, जमीन पर पांव रखे बिना रहना, और जिंदगी की कोई आस उम्मीद न रहना। अगर इसके बाद भी कोई शख्स जीवित रह सकता है तो बताइए हमारी आपकी परेशानियां क्या इससे बड़ी हैं? यही वजह है कि मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी। तो जब भी आपके जीवन में कोई
दिक्कत आए तो जोस साल्वाडोर के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी जोस साल्वाडोर से बड़ी तो नहीं होगी, जिसको जीने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी जिजीविशा देखिए कि 438 दिन 14 महीने इस तरह से रहना, और इस 14 महीने में उसने 8,800 किलोमीटर का सफर भी तय किया। ईश्वर है जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई वाली बात है। इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। जितनी भी तकलीफें हमारी आपकी हैं ना, वो सब इसके आगे बहुत छोटी हैं, और यही मेरा मकसद है इस कहानी को आपके बीच लेकर आने का।